एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सिविक्स के इलेक्टोरल प्रोसेस का एक नया टॉपिक, व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक। कि अगर किसी कंट्री में कोई इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है, तो क्या वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक है। कहने का मतलब है कि वो इलेक्शन किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाता है कि नहीं। अब वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज हैं, बहुत सी कंट्रीज में इलेक्शन होते हैं, लेकिन इलेक्शन कंडक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन कहने के लिए क्या वो जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वो कंट्री डेमोक्रेटिक है कि नहीं है। तो इलेक्शन क्या करते हैं, किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहां पे इलेक्शन जरूर हो रहे होंगे, कंडक्ट जरूर हो रहे होंगे। इलेक्शन होने के बाद जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा वो क्या होगा, डेमोक्रेटिक तरीके से आएगा। लेकिन अगर किसी कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं, तो अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक कराएगी नहीं। अगर वहां पे डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन है, और कैसे इलेक्शन है कि वो इलेक्शन किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। ठीक है, अगर वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पे जो सिस्टम होगा वो एक डेमोक्रेटिक, एक डेमोक्रेसी के थ्रू होगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे व्हाट मेक इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि इलेक्शन किसी कंट्री की आइडियोलॉजी को कैसे डेमोक्रेटिक बनाता है कि नहीं बनाता है। अगर किसी कंट्री में इलेक्शन है तो जरूरी नहीं वो कंट्री डेमोक्रेटिक होगी। अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहां पे जरूरी है कि इलेक्शन क्या होंगे, एक डेमोक्रेटिक होंगे। तो कुछ चीजें हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था ना, कुछ एग्जांपल लिए थे, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो चाइना में क्या था, वहां भी इलेक्शन हो रहे थे, कहने को वो कह रहे थे हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन रियली जो इलेक्शन वहां पे हो रहे थे, क्या वो उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कहने में क्या हमारी हेल्प कर रहे थे। साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका बोला था कि हम भी क्या है, डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन वहां पे क्या जो इलेक्शन हो रहे थे वो डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहे थे। तो जब हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखी तो सबसे पहला पॉइंट देखा वहां पे इलेक्शन, सेकंड था गवर्नमेंट, तीसरा था रिप्रेजेंटेटिव या लीडर्स, फोर्थ था हमारा पीपल्स। तो अगर किसी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं तो वो उस कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाता है या नहीं। अगर वहां पे इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं तो हम कैसे कहेंगे कि वो इलेक्शन किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाता है कि नहीं। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो उस कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो हमारा पहला पॉइंट तो सिंपल लिस्ट, एक मिनिमम कंडीशंस है कि अगर किसी कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं तो वो इलेक्शन उस कंट्री को क्या बनाएंगे, डेमोक्रेटिक बनाएंगे। वो मिनिमम कंडीशन क्या है कि हम कह सकते हैं कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं है या अनडेमोक्रेटिक है। तो जैसे चाइना में था, वहां पे ओनली वन पार्टी रूल था, उनके पास सिर्फ एक ही चॉइस थी कि एक ही पार्टी के कैंडिडेट को हमें क्या करना है, वोट देना है। वहां पर दो पार्टी रूल नहीं था। साउथ अफ्रीका में देखा तो वहां पर वुमेन्स के पास वोटिंग राइट नहीं था। वही जिम्बाब्वे की प्रॉब्लम थी, वहां पर कुछ ऐसा था कि हम उनको नहीं बोल पा रहे थे इलेक्शन के थ्रू कि वो डेमोक्रेटिक है कि नहीं। अगर हमें किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाना है या वहां पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं तो हमें कुछ मिनिमम कंडीशंस को फॉलो करना होता है, which make the election डेमोक्रेटिक। वो इलेक्शन क्या बनाएंगे, उस कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाएंगे, या जो इलेक्शन होंगे वो क्या होंगे, डेमोक्रेटिक होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है everyone should have right to choose the representative। मतलब क्या है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि किसी कंट्री में कि जितनी वहां की जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसको राइटिंग वोट है कि नहीं। कहीं पे देखा तो वुमेन्स को राइटिंग वोट नहीं है, तो वो क्या है कि आप कह सकते हैं इलेक्शन डेमोक्रेटिक है। वहां पर वोटिंग राइट सभी को होना चाहिए, जो राइट दिया गया वोट को सभी को होना चाहिए, जो 80 और 18 प्लस है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए, तो तब हम कह पाएंगे कि वो रिप्रेजेंटेटिव क्या है, एक डेमोक्रेटिक है। अगर वहां की कुछ पॉपुलेशन को वोट देने का अधिकार है, राइट टू वोट है, किसी को वोट देने का अधिकार नहीं है, तो वहां की क्या होना है, एवरीवन, वहां की जितनी पॉपुलेशन है उसमें से सभी को क्या होना चाहिए, वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का। इट मींस एवरीवन हैव वन वोट एंड एवरी वोट हैव इक्वल वैल्यू। कि सभी को क्या है, एक वोट होगा और सभी के वोट की वैल्यू क्या होगी, समान होगी। ऐसे नहीं कि
कोई वोट देने गया, उसके वोट की वैल्यू 2 हो गई, उसके 2 वोट काउंट किए जाएंगे, किसी के वोट देने गया उसका वोट ही काउंट नहीं हुआ। तो सभी को क्या होना चाहिए, जो वन वोट है और एवरी वोट शुड हैव वन वैल्यू होनी चाहिए। सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जो वोट देने जा रहा है उसके वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर सभी का वोट एक बार काउंट होगा, अगर वहाँ का कोई प्रोस्परस पीपल है उसका वोट भी वन काउंट होगा, और वहाँ पे जो पुअर है या फिर जो प्रोस्परस नहीं है, मिडिल क्लास है, उनके वोट की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। उनके वोट की वैल्यू क्या है, इक्वल काउंट की जाए। सेकंड हमारा पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड ऑफर सम रियल चॉइस टू वोटर्स। अब वहाँ की पार्टीज है, मैंने लास्ट क्लास में देखा कि अगर कोई कैंडिडेट इलेक्ट होके आता है तो उसमें क्या होता है कि इनडायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, पार्टी को भी इलेक्ट करते हैं कि जो पार्टी की आइडियोलॉजी है उसका रिफ्लेक्शन जो हमने कैंडिडेट इलेक्ट किया उसमें भी आता है कि वो कैसे वर्क करेगा। अगर वो वर्क करेगा तो किस आइडियोलॉजी से काम करेगा। अगर वो किसी पार्टी से बिलोंग करता है तो जो पार्टी होती है पॉलिटिकल पार्टीज, उनका रिफ्लेक्शन होता है उस कैंडिडेट में कि पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, पार्टी के थ्रू काम करने का तरीका क्या है, उनका कल्चर क्या है, क्या काम करना चाहते हैं, कैसे काम करना चाहते हैं। तो अगर हम किसी कैंडिडेट को इलेक्ट कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, किसी पार्टी को भी इलेक्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री। अब कोई कैंडिडेट है, ऐसा नहीं हमने बोल दिया कि इस एक कैंडिडेट को हम लोग इलेक्शन में खड़े होने का मौका मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। अगर कोई पार्टी है उसके कुछ कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़े होने का मौका मिल रहा, कुछ पार्टी है उनके कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़े होने का मौका नहीं मिल रहा। तो अगर पार्टी है तो उसको भी, और उसको कैंडिडेट है अगर वो किसी पार्टी से बिलोंग करता है या किसी पार्टी से बिलोंग नहीं भी करता है तो उसको क्या होना, शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। वो क्या इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकता है कि हमें जनता का क्या, हमें पब्लिक का क्या बनना है, रिप्रेजेंटेटिव बनना है। मान लो कोई क्राइटेरिया रखा गया कि उस कैंडिडेट को हम कॉन्टेस्ट करने का मौका ही नहीं देंगे तो ये रियल डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, एक इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं रहेगा। तो पीपल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड ऑफर सम रियल चॉइस। उसको चॉइस भी मिलनी चाहिए कि उसको लोग क्या करें, वोट दे सकें। अगर उसको मान लो खड़ा भी कर दिया और लोग उसे वोट नहीं दे रहे हैं तो ऐसा प्रॉब्लम होगी। तो ऑफर सम रियल चॉइस टू वोटर्स, कि लोगों के पास क्या होनी चाहिए, चॉइस होनी चाहिए। किसकी चॉइस, कि इतने सारे कैंडिडेट हैं उनमें चॉइस होनी चाहिए कि हमें किस कैंडिडेट को वोट डालने जाना है, किसको नहीं जाना है। अब वो पार्टी किसी ऐसी पार्टी से बिलोंग करता है कि वो पार्टी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर पा रही है तो उसके कैंडिडेट को पब्लिक चाहती है कि वो पार्टी के कैंडिडेट कॉन्टेस्ट करने आए, हम उनको वोट डालें। तो कोई भी पार्टी या कैंडिडेट का होना शुड बी फ्री होना चाहिए। इसके लिए कॉन्टेस्ट करने के लिए, मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए इसमें इलेक्शन के एंड ऑफर सम रियल चॉइस। उनके पास एक चॉइस भी होनी चाहिए वहां की जनता के लिए कि हम किसको वोट दें ना दें। अगर एक ही पार्टी से दो कैंडिडेट खड़े हो गए, चाइना वाला केस था, तो हमें इनडायरेक्टली वहां की कम्युनिस्ट पार्टी को वोट डालने जाना है या फिर वहां की कम्युनिस्ट पार्टी को वोट डालने जाना है। तो पार्टी तो हम एक ही इलेक्ट कर रहे हैं ना। अगर वो पार्टी क्या प्रॉब्लम होती है कि जो कैंडिडेट होते हैं उनमें पार्टी का रिफ्लेक्शन होता है, पार्टी की आइडियोलॉजी होती है। अगर मान लो कोई आइडियोलॉजी हमें पार्टी की पसंद नहीं आई तो हम दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे देंगे। लेकिन चाइना में क्या था कि हमें कम्युनिस्ट पार्टी को ही वोट देना है, कैंडिडेट भले अलग अलग हों। तो क्या होना चाहिए, फ्री चॉइस होनी चाहिए जनता के पास कि हम पार्टी को या फिर वहां के कैंडिडेट को अलग अलग तरीके से इलेक्ट कर सकें। थर्ड पॉइंट है हमारा, the choice should be offered at regular interval by conducting election after a certain period। अब हमने एक बार अपने कैंडिडेट को लेकर के भेज दिया, क्या वो परमानेंट हो गया? नहीं, हमें एक रेगुलर होना चाहिए। अगर उसने हमारे लिए काम किया तो हम उसको दोबारा वोट डालेंगे, दोबारा अपना लीडर बनाएंगे, दोबारा अगेन अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। अगर कोई पार्टी है उसने इलेक्शन का सिस्टम ही हटा दिया, मेजोरिटी में आने का, संविधान को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया कि अब यहाँ इलेक्शन होंगे नहीं, तो वो क्या परमानेंट हो जाएगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव। हमारा क्या होना चाहिए, शुड बी एक रेगुलर इंटरवल होना चाहिए कि एक इंटरवल के बाद हम अपना नया कैंडिडेट को इलेक्ट करके भेज सकें। ऐसा हो कि वो हमने किया था 5 इयर्स के लिए सिलेक्टेड, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने रूल बना लिए, संविधान को चेंज कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए इंटरवल था, एक इंटरवल को उन्होंने हटा दिया कि अब हम तो क्या है, हमेशा के लिए क्या हो गए, इलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे इलेक्शन होंगे नहीं कंट्री में, तो the choice should be offered at regular interval। एक रेगुलर इंटरवल के बाद हमें इलेक्शन को कंडक्ट कराना है।
बाय द कंडक्टिंग इलेक्शन आफ्टर ए सर्टेन पीरियड की इतने साल हमारे यहाँ पर 5 इंडिया में 5 इयर्स में इलेक्शन होते हैं और 5 ईयर में इलेक्शन होने के बाद क्या है टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है एक पीरियड फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं। अगर वो कैंडिडेट हमने जिसको पहले इलेक्ट करके भेजा था काम करने के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया था अपना लीडर बनाया था उसने हमारे लिए काम ही नहीं किया तो हमारे पास एक पीरियड के बाद हमारे पास क्या एक चॉइस तो रहेगी कि इस पीरियड को हम इस कैंडिडेट को हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया था लेकिन उसने हमारे लिए क्या नहीं किया वर्क नहीं किया तो हमारे पास चॉइस रहेगी एक इंटरवल के बाद कि हम दोबारा इसको अपना लीडर नहीं बनाएंगे किसके थ्रू इलेक्शन के थ्रू इलेक्शन उसको इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेगा लेकिन हम उसको वोट डालने नहीं जाएंगे अगर वोट डालने जाएगा तो मेजोरिटी में नहीं आएगा तो इलेक्टेड नहीं हो पाएगा अपने आप बाहर हो जाएगा। फोर्थ द कैंडिडेट प्रिफर्ड द पीपल ओनली शुड गेट इलेक्टेड तो एक कैंडिडेट का काम ये प्रिफर्ड होना चाहिए पीपल ओनली शुड बी इलेक्टेड कि वो इलेक्टेड हो सके ऐसा नहीं कि हमने इलेक्शन के अलावा और भी क्राइटेरिया बना दिए कि चलो वोट डालने तो गए लेकिन उसको मेजोरिटी भी मिली मेजोरिटी मिलने के बाद वो हमारा लीडर भी नहीं बन पाया तो एक सिर्फ तरीका होना चाहिए इलेक्शन कि जो कैंडिडेट इलेक्ट होकर हमारा लीडर या रिप्रेजेंटेटिव बनेगा वो इलेक्शन के थ्रू और कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए सिर्फ इलेक्शन ही एक ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए कि हम अपने कैंडिडेट को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकें। अगर हमने और कोई क्राइटेरिया बना दिया कि मान लो वो एक वर्कर्स फैमिली से आता है उसको भी हमारा लीडर बनने का अधिकार दिया वो आ गया और इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया डायरेक्ट वो हमारा क्या बन गया रिप्रेजेंटेटिव बन गया तो एक इलेक्शन एक ऐसी चीज इलेक्शन नहीं होना चाहिए जो क्या करे बी गेट इलेक्टेड कि वो सिर्फ इलेक्टेड हो सके इसके द्वारा इलेक्शन के द्वारा इलेक्टेड हो सके ना कि और कोई क्राइटेरिया हो। फिफ्थ हमारा इलेक्शन आर कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन के होना चाहिए फ्री एंड फेयर एक डेमोक्रेटिक पे होनी चाहिए कि लोग वोट डालने जाएं ऐसा ना हो किसी को वोट डालने ना जाने दिया जाए या फिर कैंडिडेट ने कुछ ऐसा किया कि उसको वोट कम मिले फिर भी क्या हुआ वो इलेक्शन में इलेक्शन में जीत गया तो एक क्या होना फ्री एंड फेयर होना चाहिए कोई करप्शन नहीं होना चाहिए इलेक्शन में फुल एंड क्लियर तरीके से होना चाहिए वेयर पीपल चूज रिप्रेजेंटेटिव whom they are really with और एक कैंडिडेट अगर हम उसको चाहते हैं कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव बने तो कोई इलेक्शन इलेक्टेड तरीके से बने ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन से कि उसको रियली जितने इलेक्शन में वोट मिले हैं ऐसे वोट डालने गए हैं तो उसको रियली एक वोटिंग तरीके से इलेक्शन बने और कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए इलेक्शन क्या होना चाहिए फ्री एंड फेयर होना चाहिए सबकी वोट की वैल्यू बराबर हो कोई करप्शन ना हो कोई ऐसा काम ना हो कि हम कहें कि हम उसको वोट डालने नहीं फ्री कैसे जीत गया तो फ्री एंड फेयर तरीके से क्या होना चाहिए इलेक्शन है। तो हमने देखा कि जो इलेक्शन है वो क्या होना है इलेक्शन डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए अगर कोई कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है तो वहाँ का इलेक्शन भी क्या होना चाहिए डेमोक्रेटिक होना चाहिए अगर वहाँ का इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं है तो हम नहीं बोल सकते वो कंट्री डेमोक्रेटिक है इलेक्शन हर कंट्री में होते हैं लेकिन सारी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं कहलाती क्यों नहीं कहलाती क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं। इलेक्शन एक ऐसा क्राइटेरिया है जो किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाता है अगर इलेक्शन डेमोक्रेटिक होंगे तो वो कंट्री भी क्या होगी डेमोक्रेटिक होगी अगर वो कंट्री डेमोक्रेटिक होगी तो वहाँ पे सबकी वोट की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी सब इक्वल बोले सबकी वन वोट की वैल्यू है एवरीवन शुड हैव इक्वल वोट अगर वहाँ पे कैंडिडेट है पार्टी है उसको इलेक्ट करने का मौका मिलना चाहिए और एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होना चाहिए इलेक्शन होने चाहिए पीपल टू ओनली वन शुड गेट इलेक्टेड कि कैंडिडेट जिसको हम चाहते हैं वो इलेक्ट होके आए हमारा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होके बने ना कि कोई ऐसे हमने कहते नॉमिनेट ना हो कि अगर वो किसी प्रोसेस फैमिली से बिलोंग करता है तो हम उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे। फिर हमारा इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होना चाहिए फ्री एंड फेयर होने चाहिए। तो ये क्या कुछ कंडीशंस हैं कि इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कौन बनाता है अगर इलेक्शन डेमोक्रेटिक तो वो कंट्री भी क्या होगी डेमोक्रेटिक होगी अगर इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं होंगे तो हम कह सकते हैं वो कंट्री डेमोक्रेटिक है कि नहीं है इलेक्शन सब कंट्री में होते हैं लेकिन जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है किसी कंट्री की आइडियोलॉजी क्या बनाती है डेमोक्रेटिक तरीके से बनाती है अगर इलेक्शन डेमोक्रेटिक है उनकी एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए सभी के वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए हर कैंडिडेट को इलेक्ट होने का मौका मिलना चाहिए ऐसा ना हो कि हम तो एक ही पार्टी रूल है एक ही पार्टी के दो कैंडिडेट मेरे को वोट डालने का सब मौका जैसे चाइना में हुआ था कि हम लोग क्या है कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्ट कर रहा है कोई कैंडिडेट है तो उसमें क्या होता है कि हमें अगर कोई कैंडिडेट ने रिप्रेजेंट लाया तो उसमें उसकी पार्टी की आइडियोलॉजी भी तो होती है साथ में उसे काम करने का तरीका क्या है उसकी आइडियोलॉजी क्या है क्या से उसे काम करना है तो क्यों आता है वो पार्टी को हम इनडायरेक्टली से करते हैं पार्टी को इलेक्ट करते हैं और कैंडिडेट को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं
और साथ में एक इंटरवल भी होना चाहिए। एक टाइम पीरियड का, उस टाइम पीरियड में उसने काम किया, आगे उसने अच्छा काम नहीं किया तो उसको हम इलेक्ट नहीं करेंगे। अगर दोबारा इलेक्शन ही नहीं होंगे तो उस कैंडिडेट को कैसे हटाएंगे, वो हमारा रिप्रेजेंट कैसे हट पाएगा, एक नया रिप्रेजेंटेटिव कैसे लेके आएंगे। द कैंडिडेट हु टू पीपल शुड बी गेट इलेक्टेड, और जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा वो एक इलेक्टेड तरीके से होना चाहिए, और वहां पे जितना भी इलेक्शन होंगे फुल एंड फेयर तरीके से होना चाहिए। ये तो हमारा टॉपिक इलेक्शन, व्हाट मेक्स इलेक्शन एंड डेमोक्रेटिक, इलेक्शन कैसे डेमोक्रेटिक होते हैं, कुछ कंडीशंस हैं, इसको अच्छे से रीड कीजिए, कोई डाउट हो तो डाउट क्लास में पूछिए।